नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और क्या भारत एक सेक्युलर देश है या नहीं। तो सेक्युलरिज्म एक आइडिया है जिसका डेवलपमेंट यूरोप के 16th सेंचुरी के यूरोप में शुरू होता है। तो पहले हुआ क्या करता था कि वहाँ के जो लोग थे, यूरोप के लोग, वहाँ पर उन लोगों पर चर्च का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। लोगों की सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक लाइफ, सभी चीज़ों में चर्च का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता था कि जिन्होंने सिन किए हैं, जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हें सजा देने के लिए भगवान ने उन्हें धरती पर भेजा है। तो आपको सजा मिली है तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? आपको जब समय मिलता है तब आपको भगवान की भक्ति करनी है। आपको अपनी अर्निंग का 10% भगवान चर्च को देना है। और सिन लेटर्स, आपने अगर अलग से कोई पाप किया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेटर्स देते थे प्रीस्ट लोग। तो वो साइन करके आपको बॉक्स में डालना है और उसके साथ कुछ अमाउंट डालना है। और ऐसी कई सारी प्रथाएं उस वक्त वहां चलती थी। लेकिन 14वीं से 17वीं शताब्दी का जो यूरोप है, वहां बहुत बदलाव हो रहे हैं। उस समय को रेनेसा का समय कहा जाता है, पुनर्जागरण का समय कहा जाता है कि एक बार जन्म तो आपका हो चुका था, उसके बाद फिर से दोबारा आपको जन्म मिला है, क्योंकि आप अब नई तरह की सोच लेकर पैदा हो रहे हो। क्योंकि वहां पर उस वक्त बहुत सारी डिस्कवरीज, साइंस से रिलेटेड डिस्कवरीज, सोशल डिस्कवरीज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हर फील्ड में नई नई डिस्कवरीज हो रही थी। और जो पुराने मान्यताएं थी उनको वो डिस्कवरीज क्लैश कर रही थी, एकदम उल्टी आ रही थी। तो लोग अब क्वेश्चन कर रहे थे कि डिस्कवरी तो ये कह रही है, चर्च ये कह रहा है, आप ये कैसे प्रूफ करोगी कि सही क्या है? ये साइंस से प्रूफ हुआ है, इसमें फैक्ट्स हैं और इसे एस्टेब्लिश किया गया है, पूरी तरीके से प्रूफ किया गया है, तो हम इसे सही मानेंगे, हम आपको सही नहीं मानेंगे। तो क्लैशेस आ रहे थे। तो डेमोक्रेटिक, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ बदल रही थी और लोगों के बिलीफ बदल रहे थे। लोगों ने अथॉरिटीज पर क्वेश्चन करना शुरू किया और नए नए थिंकर्स भी उभर कर आ रहे थे। तो ये वहां हो रहा था और यही है पीरियड ऑफ रेनेसा। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस आए, पोलैंड के थे। तो इन्हें एक काम दिया गया था कि इन्हें प्रूव करना था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि अर्थ को भगवान ने बनाया है तो इससे थोड़ी सी लेकिन कोपरनिकस अपनी स्टडीज करते हैं और प्रूफ ये होता है कि वर्ल्ड जो है वो हीलियोसेंट्रिक है। दैट मीन्स कि सन जो है वो सेंटर पे है और सारे के सारे प्लैनेट्स जिसमें अर्थ भी है वो सन का चक्कर लगा रहा है, जो कि बाइबल से पूरी तरीके से डिफरेंट था। फिर आते हैं मैकियावेली इटली के और जी बोडिन, ये फ्रांस के हैं। तो इन्होंने कहा कि जो रूलर रूल बनाएगा, जो प्रिंस रूल बनाएगा, वो रूल प्रिवेल करेगा और सोवेरेनिटी, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लोगों को। इस तरीके के कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। 17वीं शताब्दी आ जाती है। यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन, जॉन लॉक, थॉमस होब्स, ये सारे के सारे इंग्लैंड के हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उससे आप सीखते हो। तो एक्सपीरियंस ही नॉलेज है। नॉलेज वो नहीं है जो बाइबल में लिखी हुई है, अगर वो लिखा है सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन अगर आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, फैक्ट से स्टैब्लिश कर रहे हो, तो सही वो है। फिर आती है 18वीं शताब्दी। तो यहाँ पर पर्सन है, थिंकर आए, जिन्हें इमैनुअल कांत कहा जाता है। ये जर्मनी के थे और इन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं है जो प्रूफ कर सके कि भगवान है और कोई ऐसा भी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्रूफ कर सके कि भगवान नहीं है। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए, इस तरीके के आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहिए। 19वीं शताब्दी आती है, एक और थिंकर आए, चार्ल्स डार्विन, इंग्लैंड के। अब तक बाइबल कह रही थी कि लोगों को भगवान ने बनाया है। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हमारा इवोल्यूशन अमीबा से हुआ है, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अमीबा से इवॉल्व हुए हैं। तो ये बहुत सारी थ्योरीज थी जो डायरेक्ट क्लैश कर रही थी चर्च से। 19वीं शताब्दी में एक और साइंटिस्ट आते हैं, सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे इन्हें ज्यादा अच्छे से। तो ये आगस्ट कोम्टे थे और ये फ्रांस के थे और इन्होंने पॉजिटिविज्म की थ्योरी को स्ट्रांगली
सपोर्ट किया। पॉजिटिविज्म वो चीज है जिसे प्रूव किया जा सके, जो चीज प्रूव करी जा सके वो है पॉजिटिविज्म। तो इन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड है आपका 3 फेजेस के में इवॉल्व होगा, कि पहले तो ये पूरी तरीके से रिलीजियस है, अभी का टाइम है। फिर एक टाइम आएगा जब रिलीजन और साइंस मिलकर के काम करेंगे, और लास्ट टाइम आएगा जब रिलीजन खत्म हो जाएगा और सिर्फ साइंस प्रिवेल करेगी। तो इनका जो पूरा पॉजिटिविज्म का थ्योरी था उसमें यही था कि साइंस शुड बी द सेंटर ऑफ वर्ल्ड, रिलीजन सेंटर नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स आते हैं जर्मनी के, इन्होंने तो कहा कि जो रिलीजन है वो ओपियम की तरह है, नशा है, और इससे मतलब बाहर आया जाए तो ही बेटर है। और जॉन अस्टिन इंग्लैंड के, इन्हें लीगल पॉजिटिविज्म, इन्होंने पॉजिटिविज्म को लीगली इस्टेब्लिश कराने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि जो लॉ इंसान बनाए वो चलना चाहिए और उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। और आखिरी में, ये तो बहुत सारी थ्योरीज थी कि ये सारी तो बहुत सारी थ्योरीज आ रही थी उस वक्त, जिन्होंने एक अलग सी थिंकिंग, एक पीरियड ऑफ रेनेसां, अलग सी सोच लोगों में डेवलप कराई। तो वहां से धीरे धीरे लोगों को, ये सारे थे थिंकर और इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इन्होंने काम ये किया कि लोगों को धीरे धीरे इसकी हेल्प से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, और क्वेश्चन करना शुरू किया तो खुद को चर्च से थोड़ा थोड़ा डिटैच करने की कोशिश करी। और इसके बाद ही एक टर्म आता है सेक्युलरिज्म, जो कि दिया था जॉर्ज जैकब होलियक ने, और एनी बेसेंट भी थी इनके साथ। एनी बेसेंट की थ्योरी अलग है, जॉर्ज जैकब होलियक की थ्योरी जो है उसको सबसे ज्यादा माना जाता है। तो इन्होंने दिए थे कुछ पॉइंट कि ये कॉन्सेप्ट अगर कोई फॉलो करता है तो वो सेक्युलर है, और अगर नहीं करता है तो वो रिलीजियस है। तो इनके 4 पॉइंट हैं। अगर उन 4 पॉइंट्स को कोई मानता है तो वो सेक्युलर है। ये इंडिविजुअल पर भी लगाए जा सकते हैं 4 पॉइंट, सोसाइटी पर भी लगाए जा सकते हैं, और किसी स्टेट पर भी, मतलब किसी नेशन पर भी लगाए जा सकते हैं। तो हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो कि जॉर्ज जैकब होलियक ने दिया था, उसमें 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये है कि जो ऐसा माने कि यही जिंदगी है, यही एक वर्ल्ड है जहां आपको जीना है, इसके आगे क्या है पीछे क्या है हम नहीं जानते, तो ये जो आपको कुछ दिन मिले हैं यहाँ जीने के लिए, उनको आपको अच्छे से जीना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये बिलीव करे कि जो लॉ इंसान ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स, वो चलना चाहिए। पॉजिटिविज्म पर भरोसा करे, ऐसे फैक्ट्स पर भरोसा करे जिन्हें प्रूव किया जा सकता है। इस पर भरोसा ना करे जिनका कोई पता ही नहीं है कि वो सही हैं या गलत हैं। तीसरा, साइंस पर भरोसा करे और माने कि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं वो साइंस के द्वारा सॉल्व की जा सकती हैं। खुद को एजुकेट करने की कोशिश करे। और चौथा वो है कि खुद को सुपर नेचुरल चीजें, उनसे डिटैच करे, उन पर भरोसा ना करे। तो अगर ऐसा कोई कर पा रहा है तो उसे सेक्युलर कहेंगे। ये कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर कोई सोसाइटी भी सेक्युलर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड में 4 तरीके के देश आते हैं। पहला है थियोक्रेसी या फिर रिलीजियस स्टेट। तो यहाँ पर रिलीजियस बुक, गीता, कुरान, बाइबल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है उस देश का। दूसरा पॉइंट, रिलीजियस हेड, उस देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो सकता है। और अगर कोई रिलीजियस स्टेट है तो वो पर्टिकुलर कोई रिलीजन मानता होगा, और अगर कोई रिलीजन मानता है तो उस रिलीजन के जो लोग हैं उन लोगों को एक अलग सी प्रिविलेज मिली होगी। तो ये अगर ऐसा कुछ किसी देश में मिलता है आपको तो उसे कहेंगे रिलीजियस स्टेट या फिर थियोक्रेट स्टेट। तो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं वेटिकन सिटी, जो जहां पर पोप हेड होते हैं, और तिब्बत जहां पर दलाई लामा हेड है, माउंट एथोस या फिर ग्रीस, और ईरान आपको मिलता है जहां पर शरीयत लॉ फॉलो होता है। दूसरे टाइप के स्टेट हैं रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ स्टेट का एक स्पेशल रिलीजन होगा
जहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता होगा, जिससे जो आपका स्टेट है या फिर इंडिविजुअल है उसकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट डाउन होगा, तो उस रिलीजन के लोगों को अलग सी प्रिविलेज मिल सकती हैं। तो ऐसे स्टेट आपको मिलते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड। यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश इस्लाम के लोगों को प्रिविलेज देते हैं। भूटान, कंबोडिया ये बुद्धिस्ट लोगों को, और इजराइल ज्यूस लोगों को प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। तीसरे टाइप के स्टेट होते हैं सेक्युलर स्टेट। तो यहाँ पर रिलीजन के वर्क करने का एरिया और स्टेट के वर्क करने का एरिया अलग अलग होता है। जो लोग हैं वो आजाद है कि वो कोई भी रिलीजन मान सकते हैं, और अगर चाहे तो कोई रिलीजन नहीं मान सकते हैं। स्टेट आपको कुछ कहने नहीं आएगा, और स्टेट बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अगर आप किसी भी रिलीजन को मानते हो उस बेसिस पर स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ कहीं माना जा रहा है तो उसे सेक्युलर स्टेट कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं छद, माली, जापान, वियतनाम, रशिया, क्रोएशिया, स्पेन और इटली में 2 तरीके के सेक्युलर स्टेट होते हैं। तो पहला है क्लोज या फिर नेगेटिव सेक्युलर स्टेट, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल आपको फ्रांस का मिलता है कि यहाँ पर स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, कि लोगों को ये आजादी भी नहीं है कि वो अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई आर्टिफैक्ट या फिर आर्टिकल कैरी कर सके। मतलब इंसान को देखकर ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो किस रिलीजन से है। बच्चों को ये आजादी नहीं है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड कोई भी चीज कैरी कर सके स्कूल में। पब्लिक गैदरिंग में आप जा रहे हो तो इस तरीके की चीजें आप नहीं रख सकते हो, और इस तरीके के स्टेट को कहा जाता है नेगेटिव सेक्युलर स्टेट। दूसरी तरीके के स्टेट आते हैं पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट, जिसका एग्जाम्पल आपको यूएस और इंडिया में मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट और रिलीजन के वर्क करने का एरिया यहाँ पर भी अलग है, लेकिन यहाँ पर स्टेट आपको पूरी छूट देता है। आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म से रिलेटेड आपको कुछ भी पहनना है, लगाना है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो है वो आता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। यहाँ पर छुट्टियां होती हैं आपके फेस्टिवल्स पर। आखिरी आता है एंटी रिलीजियस स्टेट। तो ये स्टेट कहता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो रिलीजन फॉलो कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे भी कई सारे देश हैं हमारे यहाँ, मार्क्सिस्ट स्टेट कहा जाता है। और कुछ जो है वो हार्ड मार्क्सिस्ट हैं, मतलब कुछ कह देते हैं कि ठीक है कर लो भाई, और कुछ कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कर ही नहीं सकते, यहाँ पे कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल मिलता है यूएसएसआर, चाइना, नॉर्थ कोरिया का। तो अब हमको ये देखना है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है या नहीं है। तो इसे देखने के लिए हम 4 चीजों पर देखेंगे। पहला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दूसरा, जब हमारा कंट्री क्रिएट हो रहा था तब लोग क्या सोच रहे थे, उस वक्त कौन कौन सी तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, और अब कौन कौन सी तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। हमारी पॉलिटिक्स किस तरीके की है। और चौथा है सुप्रीम कोर्ट, जिसे गारंटर माना जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, उसने किस तरीके के वर्डिक्ट्स आज तक दिए हैं, और क्या उन वर्डिक्ट्स की हेल्प से ये कहा जा सकता है कि कंट्री सेक्युलर है या नहीं है। पहला प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हो तो पहले ही आ जाता है प्रीएम्बल। उसमें ही एक शब्द दिया हुआ है सेक्युलर। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve the constitute India into a sovereign, socialist and secular democratic republic। तो हमें कैसा कंट्री बनाना है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हर शब्द का अलग अलग मतलब है और बहुत ब्रॉड टर्म्स है ये। तो सेक्युलर शब्द जो है इसे 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इंडिया में। लेकिन इस शब्द के होने से ही सिर्फ इंडिया सेक्युलर नहीं हो जाता है। बहुत सारे राइट्स आपको देता है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स अलग अलग आर्टिकल से। तो वो भी क्या है वो देखते हैं।
तो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 आर्टिकल तक पूरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। बहुत सारे राइट्स आपको इसमें दिए गए हैं। तो पहला है आर्टिकल 14 जो कि कहता है आपको राइट टू इक्वालिटी। आप किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से हो, कोई सेक्स हो आपका, कोई रेस हो, कोई कास्ट हो, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, आप बराबर हो। आप ये आपको दो तरीके की इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब आपके लिए आपने कोई भी क्राइम किया हो, आपके आगे क्राइम किया हो या नहीं किया हो, कोई भी, कोई रिच हो, कोई पुअर हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, आप कोई भी हो, आपके लिए सेम लॉ है। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपको इक्वल सर्कमस्टांसेस पे, तो इक्वली प्रोटेक्टेड हो आप। तो ये आपका आर्टिकल 14 डिफाइन करता है। फिर आ जाता है आर्टिकल 14, ये सिटीजन्स के लिए ये कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आप किसी रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन से हो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आप बराबर हो। जो अधिकार किसी अरुणाचल प्रदेश के सिख को मिलेंगे, सॉरी बुद्धिस्ट को मिलेंगे, वही अधिकार जम्मू कश्मीर के मुस्लिम को मिलेंगे और वही अधिकार साउथ इंडिया में रहने वाले हिंदू को मिलेंगे। हम सब एक हैं। आर्टिकल 16 कहता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। कोई भी आपको काम करना है तो आपके लिए भी वही टर्म एंड कंडीशन है जो दूसरे के लिए हैं। आप बराबर हो, आपको कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कास्ट, सेक्स, रेट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस। आर्टिकल 25 ये आपको अधिकार देता है आपको अपना भगवान चुनने का, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आप अपनी समझ से कोई भी भगवान चुन सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो। पहले तो उसे मानो, मान सकते हो कोई भी भगवान, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो भी मानते हो कि इस तरीके से आपका भगवान प्रसन्न होगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप दूसरों को बता सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो। ये सारी अधिकार आपको आर्टिकल 25 देता है। आप किसी भी धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 26 ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो, वो अपना रिलीजन के जो भी लॉज एंड नॉर्म्स हैं उनको एस्टेब्लिश कराने के लिए इंस्टीट्यूशन ओपन करा सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन करा सकता है, और जो भी उसके अफेयर्स होंगे, मतलब उस इंस्टीट्यूशन में क्या किस तरीके से होगा, उसको कंडक्ट कराने के लिए कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स भी डिसाइड किए जा सकते हैं। तो वो आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, रिपीट हो गया है। ये कह रहा है कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। कोई रिलीजियस वर्क आप कंडक्ट करा रहे हो तो सरकार आपसे उसके लिए कोई टैक्स नहीं लेगी, उसका रेवेन्यू कितना हो रहा है आपको टैक्स नहीं देना है। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंट एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस वर्शिप। आप किसी भी धर्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन ओपन करा सकते हो। आर्टिकल 28 ये कहता है कि आपके पास अधिकार है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। वो एजुकेशन स्टेट भी स्पॉन्सर कर सकता है, मतलब स्टेट पैसा देगा और आप उसे चला सकते हो, या फिर ये आप खुद भी अपने आप से एडमिनिस्टर कर सकते हो और वो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस हो सकता है। तो ये भी आपको फ्रीडम है, आप रिलीजियस स्कूल खोल सकते हो। आपको पता होगा मदरसे और गुरुकुल आज तक चलते हैं, तो ये इसी का कारण है कि वो आज तक इस तरीके की टीचिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं इंडिया। आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जो कोई भी माइनर है, वो लैंग्वेज भी हो सकता है, वो रिलीजन भी हो सकता है, कोई भी माइनॉरिटी आप कंसिडर कर सकते हो। तो वो क्या बोलते हैं, आपको अपनी माइनॉरिटी हो तो उसको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए का अधिकार है, अपने कल्चर को बचाने के लिए, तो ये अधिकार है आपको।
तो ये अगर आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अधिकार आपको नहीं दिए जाते। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, सबको अधिकार प्राप्त हैं और जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पर राइट था आप बचा सकते हो, और अगर आपका जो भी कल्चर है वो लॉस्ट हो रहा है तो आप उसे बचाने के लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन करा सकते हो कि हमारा कल्चर इस स्कूल में सिखाया जाएगा, और उसके क्या रूल होंगे वो आप सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि इस स्कूल में आने के लिए बच्चे के पास ये चीजें होनी चाहिए, आप उसे भी डिफाइन कर सकते हो। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल, क्रिमिनल लॉ होते हैं और सिविल लॉ होते हैं। तो घरेलू जो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर सिविल लॉ, डिवोर्स, मैरिज से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सिविल लॉ में आती है। तो मुस्लिम मैरिज लॉ अलग है, हिंदू के लिए अलग है। तो इस चीज को एक करने के लिए आपका 44 आर्टिकल कहता है कि स्टेट कोशिश करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जा सके, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। सिर्फ गोवा में ये लागू है और कहीं लागू नहीं है। थ्रू आउट द कंट्री ये हो गया। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो है अभी तक हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये डीपीएसपी का था। आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपीज में है, मतलब अगर ये नहीं लागू हुआ है मैंने कहा, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायोलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डीपीएसपी सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको पॉलिटिशियंस को फॉलो करना होता है, जो सरकार चला रहे हैं उनको फॉलो करना होता है, और अगर वो नहीं करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप अपना वोट देकर ये डिसाइड कर सकते हो कि उन्होंने वो काम जो उसमें डिसाइडेड है, जो लिस्ट है कि उन्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, तो इस अकॉर्डिंग अपना वोट देकर के आप डिसाइड कर सकते हो कि अब नेक्स्ट पार्टी आएगी। तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अब फंडामेंटल आर्टिकल 51A क्या है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ चीजें आपको, कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको भी कुछ करना है। आपकी ड्यूटीज क्या है, तो 51A आपको कुछ ड्यूटी देता है कि आपको कोशिश क्या करनी है कि आपको प्रमोट करना है कॉमन ब्रदरहुड, वो कि हम सब एक हैं। जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं, रिलीजन हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल हो, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, और उसमें भी आपको कोशिश करनी है कि आप कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा मेंटेन कर सकें और इसे बढ़ावा दे सकें, और वुमेन की डिग्निटी एंड ऑल, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, एक लिस्ट है पूरी। तो यहाँ पर कॉमन ब्रदरहुड की कोशिश करी जा रही है कि आपको सबको एक समझना है, सबको भाई समझना है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेट करता आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरीके की बातें नहीं करता। आर्टिकल 325 ये कहता है कि इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के लिए आपके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए और प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ के सिटीजन हो, और दूसरा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपकी एज 18 साल हो गई है। वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, आप हिंदू हो तो आप एनरोल हो सकते हो, आप क्रिश्चियन हो आप नहीं हो सकते हो, इस तरीके की चीजें नहीं पूछेगा। वो सिर्फ आपसे पूछेगा आप इंडिया को हो और आपकी एज 18 साल है, बस। तो आपको ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स थे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मतलब इंडिया में इलेक्शन किस तरीके से होंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा इलेबोरेट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। अलग से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, तो उस एक्ट में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आएगा। और तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर वोट मांगना है तो वोट में स्पीच दी जाती है, तो आपको ऐसी कोई स्पीच नहीं देनी है जो लोगों को डिवाइड करे। कौन से ग्राउंड पे, रिलीजियस, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, इन सब के ग्राउंड पर अगर आप लोगों को डिवाइड करने की स्पीच दे रहे हो और अगर ये प्रूफ हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा। आता है इंडिया के लॉ, तो इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ओथ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट,
ये जितने भी एक्ट हैं आपके यहाँ वो सब के सब सारे लोगों को एक मानते हैं, सबके सब किसी भी इंडिविजुअल को ये रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, आप सब बराबर हो। एक्सेप्शन क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी सारी अच्छी चीजें कही, शायद कुछ गड़बड़ी रह गई हो, तो एक्सेप्शंस क्या रह गए हैं? पहला है कि यूनियन सिविल कोड अब तक एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। अब तक हमारी सोसाइटी के जो सिविल लॉज हैं वो अलग अलग हैं, मुस्लिम के लिए अलग हैं, हिंदूज के लिए अलग हैं। तो एक एक्सेप्शन है गोवा के लिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये सब। तो अब तक इसे लागू कराने की बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं करी गई है। तो ये रिलीजियस सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती हैं, लेकिन काफी सारे स्टेट्स हैं जो अमरनाथ और हज के लिए अभी भी सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो इंडिया जब बन रहा था तो वहां पर बहुत अलग अलग तरीके के लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, और सब अलग अलग सोच रखते थे। कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ मार्क्सिस्ट थे, कुछ डेमोक्रेटिक थे। तो सब अलग अलग सोच रख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग से पॉलिटिकल थॉट्स, आपकी जो फाउंडेशन है, जहां आप बने हो, जिन लोगों ने आपको बनाया है, वो आपके अंदर हमेशा दिखता रहेगा। तो इस वजह से उन्हें देखना जरूरी है, वो हर चीज, क्योंकि वो लोग भी इसी सोसाइटी से आए थे। तो वो सोसाइटी को दिखा रहे हैं कि सोसाइटी किस तरीके से बटी हुई है। आपकी सोसाइटी ना सिर्फ मार्क्सिस्ट है, ना सिर्फ सोशलिस्ट है, हर तरीके के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो पहला नाम आता है एम एन रॉय और ए के गोपालन का। ये मार्क्सिस्ट थे और सीपीआई और आइडियोलॉजी के थे। मतलब ये रिलीजन को बहुत नहीं मानते थे, ये एंटी, आप कह सकते हो, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है वो एंटी रिलीजियस मानी जाती है। तो ये एंटी रिलीजियस टाइप के थे। दूसरा आता है जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव। इनको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है। ये थोड़े से लिबरल थे, ये कहते थे कि हमें स्टेट को और रिलीजन को, दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। दोनों के काम करने का जो एरिया है वो पूरी तरीके से अलग है, तो इनको अलग अलग रखा जाए तो ही जरूरी है। तीसरे हैं मोहनदास करमचंद गांधी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें रिलीजियस कहा जाता था। ये कहते थे, मोहनचंद गांधी जी ने कहा है कि रिलीजन सेंटर होना चाहिए, मतलब रिलीजन डिफाइन करेगा कि आपका रूल किस तरीके से होगा, आपका स्टेट किस तरीके से होगा। क्योंकि उनका मानना था कि जो रिलीजन है वो आपको मोरल वैल्यूज और इथिक्स सिखाता है, और किस तरीके से, आपकी गीता में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किस तरीके से डील करना है, और उसमें सारी अच्छी आदतें लिखी हुई हैं। तो उनके कहने का मतलब यही था। रिलीजियस स्टेट का ये नहीं है कि आप लॉज भूल जाओ और सिर्फ उनके कहने का मतलब था जो मोरालिटी, जो वैल्यूज इंसान में होनी चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज जो होनी चाहिए, वो आपको रिलीजन सिखाता है। बचपन से आपको सिखाया जाता है कि आपको सही बोलना है, क्योंकि आपके पुराणों में लिखा हुआ है, आपके वेदों में लिखा हुआ है, आपकी कुरान में लिखा हुआ है, या फिर आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये कहते थे रिलीजन को सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और खीएम मुंशी। इन्हें कहा जाता है, ये कहते हैं कि रिलीजन और जो स्टेट है वो अलग अलग है, मानते हैं ये, लेकिन कहते हैं कि अगर हम रिलीजियस, मतलब हैं, हम स्टेट पे काम कर रहे हैं, जाकर के सारे लॉ बना रहे हैं, बट अगर हम रिलीजियस, हम हिंदू हैं, तो हम मंदिर जा सकते हैं। मतलब कहते हैं कि थोड़ा बहुत रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है तो दैट्स ओके। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी है। और आखिरी आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये तो पूरी तरीके से हिंदू स्टेट ही चाह रहे थे, जिस तरीके से जिन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया, पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट, उस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू स्टेट चाह रहे थे। कभी कभी बीजेपी और शिवसेना को इसमें कहा जाता है कि वो भी एक हिंदू स्टेट चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके की पॉलिसीज एंड पॉलिटी, किस तरीके से आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं,
किस तरीके की पॉलिटी आपके यहाँ फॉलो हो रही है इस वक्त। तो हाँ, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, वो कहता है कि इलेक्शन के टाइम पर रिलीजियस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी को थोड़ा सा ज्यादा आपको सपोर्ट करना, किसी को थोड़ा कम करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका ये एक्ट कहता है, साफ साफ कहता है, लेकिन फिर भी 1970 के बाद फतवा पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हो, और पॉलिटिशियंस का रोजा और इफ्तार पार्टीज में जाना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं उनमें भी इन सभी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये शायरा बानो केस था शायद। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए, इन्हें खुश करने के लिए अलाउ कर दिया इन्होंने, और शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्ट पास कर दिया कि आप मुस्लिम वुमेन के राइट के लिए आप शरीयत लॉ जो कहता है वो, उसके अकॉर्डिंग ये रूल बनाया गया कि अगर वो ये कह रहा है कि इन्हें 3 बार तलाक कहने से अलाउड है तो अलाउड है। तो यहाँ से होता क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है वुमेन का, उसे दरकिनार कर दिया गया आपकी गवर्नेंस के द्वारा। कम्युनिटी जो हिंदू है उसे भी थोड़ा सा प्लीज करने के लिए राजीव गांधी ने क्या किया, राम जन्मभूमि का लॉ खुला दिया, और उसके बाद वहां पर ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और ये सब हुआ, बहुत सारे दंगे हुए। फिर आ जाता है 1990 में मंडल कमीशन, जिसने इंडिया की कम्युनिटी को कास्ट लाइन पर डिवाइड कर दिया। एससी को रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से उन्होंने लागू करा, और 4 कम्युनिटी पार्ट्स में कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया गया। हाँ, ये अच्छा भी है कम्युनिटीज के लिए, बट एक वेल डिफाइंड लाइन हो गया कि दीज आर एसटी, दीज आर एसटीज, तो इस तरीके से डिवीजन हो गया प्रॉपर। कम्युनल रॉट ज्यादातर देखा जाए तो इनका कारण पॉलिटिक्स होती है। कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है, शायर रहे हैं ये, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या, और खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। साफ साफ कह रहे हैं कि चुनावों के कारण इतनी प्रॉब्लम होती है, पॉलिटिक्स ही कारण है कई जगह। चौथा है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स आज तक इस तरीके से रहे हैं, क्या डिफाइन करता है वो अब देख लेते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ये गारंटर है आपका फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इससे शिकायत कर सकते हो। तो इसने कह रखा है कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक फीचर है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का वो फीचर होता है जिसे किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। तो बहुत सारे केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी को अपहोल्ड किया है, रिलीजियस एथिक्स को थोड़ा सा दरकिनार करके, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए, हर चीज रिलीजन में जो लिखी हुई है वो सही नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपील करने की कोशिश करी है। जैसे 1994 में एसआर बोबाई केस हुआ, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो सेक्युलरिज्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। 1976 में सेंट जेवियर कॉलेज केस हुआ, 1994 में संतोष कुमार केस हुआ संस्कृत लैंग्वेज पे। इन्होंने कहा था कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है 6th से 9th तक, फारसी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का आंसर ये था कि संस्कृत जो है वो मदर है ऑल द लैंग्वेज, जो ज्यादातर इंडियन लैंग्वेज है उनका इवोल्यूशन संस्कृत से हुआ है। तो इस वजह से संस्कृत और पारसी को एक तमगे में तौलना लाइक पॉसिबल नहीं है। संस्कृत बहुत मतलब बड़ी लैंग्वेज है, तो इस वजह से उसे पढ़ाया जा रहा है, इसका कनेक्शन रिलीजन से नहीं है। फिर केस होता है अरुणा रॉय ऑन सैफ्रनाइजेशन एंड मेनी अदर लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2014। इसमें ये था कि जो मुस्लिम लोग हैं
वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं, तो इसे अमेंड किया गया कि नहीं, वो भी ले सकते हैं, वो अलग नहीं है। तो इसको अमेंड किया गया, 2014 में इसे लेकर आए। सबरीमाला केस 2019 में हुआ, तो इसमें भी वुमेन्स को सबरीमाला की मंदिर है एक, वहां पर जाना अलाउ नहीं था। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को वहां पर जाना अलाउ नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उनके राइट के खिलाफ है, आप इसे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया वुमेन्स को जाने के लिए। हाँ, वहां बहुत प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने वर्डिक्ट पर फिर से दोबारा से पुनर्याचिका दायर करी गई है, और फिर से सुप्रीम कोर्ट उसे कंसिडर करेगा। लेकिन हाँ, साफ साफ उसमें आंसर दिया गया कि आप जा सकते हो, अलाउ किया उन्होंने। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, किसी भी रिलीजन में क्या इंपॉर्टेंट है, रिलीजन में कोई भी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, कम इंपॉर्टेंट है तो उसे हटाया जा सकता है। एक्सेप्शंस क्या कह रहे हैं, मतलब ये कुछ केस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बड़ी है रिलीजियस एथिक्स के कंपैरिजन में देखा जाए। तो एक्सेप्शंस क्या रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जॉब किया है, लेकिन कुछ गलतियां भी करी हैं, जैसे नरसू अप्पा माली केस हुआ 1951 में। इसमें ये कह रहे थे कि उनको उनकी फर्स्ट वाइफ से बेटा नहीं हुआ है, तो ये दूसरी शादी कर सकते हैं बेटा पाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती करी और कहा कि हाँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ केस है ये। फिर सरदार सैदना ताहिर सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, इन्हें और मेजॉरिटी कम्युनिटी में देखा जाए तो मनोहर जोशी ने वायलेशन किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 1992 में। इन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र को पहला हिंदू स्टेट बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को गलत नहीं, मतलब उनका इलेक्शन खारिज नहीं किया वो, तो यहाँ पर इनका डिसीजन गलत होता है 2-3 जगह। कंक्लूजन क्या आता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन एंड इट इज बेसिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है जिसे किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। इसे एसआर बोमाई केस के द्वारा के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है, तो इसे बदला नहीं जा सकता। और इंडिया किसी भी इंसान को रिलीजियस बेसिस पर प्रायोरिटाइज नहीं करता है, और सारे के सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइडेड है, सारे के सारे रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको सपोर्ट अगर स्टेट से जरूरत है तो वो दिया जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सारे के सारे स्फेयर्स को अलग अलग रख करके अलग अलग स्फेयर्स में देखने की कोशिश करी जाती है। मतलब सबको देखना है, सबका ध्यान देना है, लेकिन किसी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है हमको। Religion is open to one and all and is given as a personal choice. Religion जो है personal choice है, आपका मन है तो मानो, without any difference। मतलब अगर आप कोई religion मान रहे हो तो उसके बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कोई गलत। तो इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है? इंडियन सिटीजन जो है वो फंडामेंटल राइट के बेसिस पर इन्हें रिलीजन की कोई भी अधिकार, इन्हें फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब है वहां से मिलते हैं। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पर जो भी इन्हें राइट मिले हुए हैं इंडियन सिटीजन को, वो अगर क्या बोलते हैं ज्यादा कोई कंसिडर कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, मोरालिटी हेल्थ में दिक्कत कर रहा है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे कि अभी कोविड हुआ था और जो भी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे थे, जहां लोग रिलीजियस गैदरिंग कर रहे थे, उन पर बैन लगा दिया गया। तो स्टेट कंट्रोल कर सकता है हेल्थ के बेसिस पर, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर और मोरालिटी के बेसिस पर। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में देखा जाए तो स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं। इन्हें ना रिलीजन का स्टेट पर कंट्रोल है और ना स्टेट का रिलीजन पर है। रिलीजन स्टेट हर चीज को अलग देख रहा है कि आपने मेंटेन नहीं किया तो आप किसी भी रिलीजन को, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इंडियन सेकुलरिज्म दूसरा पॉइंट आता है, नो रिलीजन डोमिनेट्स इन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी पर कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं करता है, और सारे के सारे रिलीजन, कोई भी रिलीजन इंडियन सोसाइटी के किसी भी बंदे को फॉलो करने की आजादी है। और वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है वहां पर सेंटर जो है वो क्रिश्चियनिटी पर है, और इसे रिफॉर्म्ड माना जाता है कि ये कास्ट न्यूट्रल है और सिंगल डोमिनेंट रिलीजन है ये।
यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है इंटर रिलीजियस एस्पेक्ट। बहुत सारे रिलीजन है हमारे यहाँ, तो इंटर रिलीजियस एस्पेक्ट प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। और उस क्या बोलते हैं, और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको फिर अलग से हटाने के लिए फिर क्या गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ती है। तब हमारी सोसाइटी जो है वो इंटर रिलीजियस एस्पेक्ट रिलीजन से के बीच में दिक्कत आ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट को अलग से स्टेप्स लेने पड़ते हैं उस स्टिग्मा को हटाने के लिए। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप नहीं लेती है। इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि शांति और भाईचारा बना रहे। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन है हमारे यहाँ, तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तो सब पर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है कि अगर किसी भी एक कम्युनिटी को हम प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका बुरा दूसरी कम्युनिटी मान सकती है। आर्टिकल 29 कहता है माइनॉरिटीज एंड ऑल। यहाँ पर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म पहले इक्वालिटी हार्मोनी ये सारे रिलीजन को एक साथ मानता है और अलग से कुछ नहीं करता है। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल रिलीजन है, तो रिलीजन है तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी बॉडीज भी हैं। हिंदू अगर कहेंगे तो आपको हिंदू महासभा और आपका आरएसएस। मुस्लिम कहेंगे तो मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये पॉलिटिकल बॉडीज आ जाती है, बहुत सारी रिलीजियस बॉडीज आ जाती हैं जिनका पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट रहता है। और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में ऐसी कोई बॉडी होती भी है तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। लास्ट आता है इंडियन स्टेट कैन एड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इंडियन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इंडिया के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उनको फाइनेंशियली मदद कर सकता है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हो गया आपका डिफरेंस। चैप्टर खत्म। क्वेश्चन क्या है मेंस के लिए, या आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। आप इसे लिख सकते हो और अगर चाहो तो मैं इसका मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगी।